जुबान नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज निदा शेख और मेरे साथ है मंसूर। और आज की सुबह भाई मेरा मूड है बहुत ज़्यादा अच्छा, तो इसीलिए हमने बहुत खूबसूरत मेहमानों को यहाँ पे बुलाया है। और क्योंकि मेहमानों का तारुफ मंसूर साहिर करवाएंगे, मंसूर साहिर की जिम्मेदारी है मेहमानों का तारुफ। और नाजरीन, जैसे कि हम आपसे बारहा कह चुके हैं कि वीनस मॉर्निंग वाइब्स का जो प्लेटफॉर्म है, हमारे इस मॉर्निंग शो का जो प्लेटफॉर्म है, हर उस शख्स के लिए हाजिर है जिसने अपनी तमाम तर सलाहियतें इस शहर को, इस मुल्क को बनाने में लगाई हैं, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ किया है। तो हम ऐसे लोगों को जो है वो ख़ास तौर पे मदऊ करते हैं। और मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी के लोगों को हमारा बुलाने का मकसद ये होता है कि हर शोबे की नुमाइंदगी हो और आप तक उनकी वो चीज़ें पहुँचें जो अब तक आप तक नहीं पहुँच पाई होंगी। तो इस वक्त हमारे साथ मैडम समीना कौसर जो हैं वो मौजूद हैं। मैडम का तारुफ ये है कि आप एक सियासी कारकुन तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा आप सोशल वर्क भी करती हैं और बहुत अच्छा गाती भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैंने लेडीज़ फर्स्ट से स्टार्ट लिया है। मैं चाहता तो उल्टे हाथ से भी शुरू हो सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, सीधे हाथ पे मैडम है तो मैडम से ही स्टार्ट किया जाए। दरअसल बात यह है कि लेडीज़ हमेशा फर्स्ट ही होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। और हमारे साथ मौजूद हैं कैसर कमाल कुरैशी साहब। कैसर कमाल भाई जो हैं एक सरकारी इदारे से रिटायर्ड हुए हैं, बहुत सोशल एक्टिव हैं, आर्ट्स काउंसिल के हवाले से फ़ाल हैं, म्यूज़िक का भी इनका हवाला है और म्यूज़िक के हवालों में बहुत माशाल्लाह मेहनत भी करते हैं, नए लोगों को, नए टैलेंट को उभारने की कोशिश भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैसर कमाल कुरैशी से जुड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसर भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात मौसीकी की निकल रही है तो मेरे पास एक ऐसा मेहमान भी मैंने आज बुलाया है निदा, जिसके सामने जो है वो लोग खुद गाना शुरू हो जाते हैं, गूंगे भी गाना शुरू हो जाते थे। तो नाजरीन, हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसा पाकिस्तान का नामवर सपूत है कि जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से गुजारी। और ये वो हवाले हैं, ये वो लोग हैं, ये वो शख्सियात हैं जिन पे उनका डिपार्टमेंट जो है वो फ़ख्र करता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ SP मोहतरम शाहनवाज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज अच्छे हैं? बहुत अच्छे। और इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है वो भी कुछ अच्छी चल रही है पिछले दिनों से, तो कुछ मौसम का असर आता है या पुलिस वाला ही रहता है? नहीं, मौसम का असर तो हर इंसान पे आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चाहे वो पुलिस वाला है, फौजी है। तो ऐसे मौसम में क्या करते हैं फिर आप? ऐसे मौसम में जब हम जवान होते थे तो घूमते थे साहब, अभी सिर्फ आप जो अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर हुए हैं, मर्द कभी बूढ़ा होता है क्या? बहरहाल अब भी निकलते हैं, बाहर देखते हैं, लोगों को खुश होते हैं, लोगों को खुश देख के खुद भी खुश होते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। जी निदा, क्या पूछना चाहेंगी और कहाँ से शुरू करना चाहेंगी? सबसे पहले तो क्योंकि सुबह का टाइम है और भाई सबको ही बहुत ना स्ट्रॉन्ग वाइब चाहिए, कोई अच्छी सी मोटिवेशनल से, तो मोटिवेशनल तो नहीं मगर बहुत खूबसूरत सी हम लोग वाइब देना चाहेंगे आप सबको और ख़ुद भी लेना चाहेंगे। तो मैं समीना कौसर से कहूँगी कि कुछ गुनगुना दें। हाँ, कुछ मैडम ऐसा गुनगुनाएं कि मौसम के भी हवाले से हो और कैसर भाई की तबीयत में भी थोड़ा सा जो है वो कुछ मूड बन जाए। कैसर भाई से भी फिर हम कहेंगे कि कुछ गुनगुनाएं, क्योंकि खास साहब तो वो गुनगुन जिन लोगों से गुनगुनाते रहे, गवाते रहे। जी, मैं भी आ रही थी रास्ते में ही, तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था और बारिश भी हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी, तो दिल चाह रहा था कि बस जब ऐसा मौसम होता है कि फिर वो खुली फिजा में, हरियाली में या साहिल समंदर पे जाएं और एंजॉय करें। मैं तो अभी नीचे से ऊपर आ रही थी तो ये गाती भी आ रही थी कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा, नहीं कुछ ज्यादा बेईमान ना करें, मैडम से लोग कहेंगे कि भाई मंसूर साहब तुम्हारी आवाज ऐसी है कि तुम शहरी जगाया करो। जी मैडम।
आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा हो। जब बहती नदिया शोर करे, वाह वाह। मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। कोई गाए खुशी के तराने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा वाह, 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 हो। क्या बात है, वाह भाई, वाह वाह ये- वाह वाह वाह। थैंक यू। गाना बहुत जबरदस्त था। हम छुट्टी के ऊपर आते हैं तो क्योंकि बात छुट्टी देखिए, इधर इस तरफ ना जाए, वहाँ छुट्टी नहीं मिलती। पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ जब जहाँ भी- जाए, नहीं, यहाँ नहीं। कैसर भाई को फिर भी छुट्टी सुने, मिल जाती है। जब भी मैं इस बात के ऊपर अपने नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि भाई जितना आप सोचते हैं ऐसा नहीं है, बहुत टफ जॉब होती है। तो ये बताएं कि जब, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ड्यूटी इतनी टफ होती है और जिम्मेदारी होती है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और जब छुट्टी नहीं मिलती तो घर में क्या रद्द अमल होता है उसका? खास तौर पे शाहनवाज भाई, बिल्कुल इसने कही एक मतलब बहुत टफ लाइफ है फोर्सेस के लोगों की। घर वाले तो यूज टू हो जाते हैं ना, उनको पता है कि अब ये गए हैं थाने में तो अब पता नहीं कब आएंगे। हाँ। टाइमिंग तो है नहीं, ईद है, बकरा ईद है, कोई भी दिन है। पुलिस वालों की तो ड्यूटी 24 घंटे की, खास तौर पे एसएचओ और डीएसपी ये तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, सही। क्योंकि ये 24 घंटे चलते हैं। 24 घंटे कोई एसएचओ लॉ एंड ऑर्डर में कोई सिचुएशन हो गई या कोई मर्डर हो गया, कोई और डकैतियाँ हो गई, बड़ी किस्म की वारदातें हो गई, तो एसएचओ को लाजमी वहाँ मौजूद होना पड़ता है और डीएसपी को भी आना पड़ता है, चाहे वो ईद का दिन हो चाहे छुट्टी का दिन हो। तो बिल्कुल। छुट्टियाँ यूज टू होते हैं सारे घर वाले, वो सबके सब पुलिस वालों के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए सबसे बड़ी पता है बात क्या है कि अगर हम बहुत ही करीबी से देखें ना, और अगर एहसास रखें हम, तो ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई भी जो काम होता है ना वो आसान नहीं होता। हर इंसान अपनी फील्ड के अंदर माहिर होता है और उसके लिए उसका काम बहुत टफ होता है, मगर ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से आप अपने घरों में महफूज सो रहे बिल्कुल हो। सही है, बिल्कुल सही है। फोर्सेस के हवाले जो हैं वो ऐसे ही हैं नाजरीन, कि आप अपने घर में अगर इत्मीनान से हैं ना, तो उसके पसे पर्दा हमारी सरहदों पर खड़े जवान, हमारी थानों में मौजूद, हमारी गलियों में गश्त करते हुए पुलिस के जवान हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को अमन का गहवरा बनाए। आमीन। तो कैसर भाई की तरफ आते हैं। कैसर भाई, ये जो आपकी एक सरकारी नौकरी रही है माशाल्लाह, तो वो भी एक टफ जॉब ही रही है। आप कस्टम से रिटायर्ड हैं, थोड़ा सा बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अपने दौरान ड्यूटी और क्या आपने मिस किया लाइफ में? नहीं, अब ड्यूटी में ये होता है कि वो फ़र्ज़ होता है मुलाजिम का, सही। तो वो आप उसको प्रॉब्लम नहीं कह सकते। कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए तो उसको फेस करना पड़ता है, उसको टैकल करना पड़ता है। और मैंने तो सारी ज़िंदगी जो मेरी जॉब थी वो शिफ्ट्स में थी। अच्छा। ये समझें कि मैंने 34 साल अगर मेरी सर्विस है, 34 इयर्स, तो उसमें से 17 साल जो मैंने नाइट्स ड्यूटी की, क्योंकि कस्टम जो है वो भी राउंड द क्लॉक होता है। और ख़ास तौर से जिस कस्टम में मैं था वो था पाकिस्तान कस्टम्स प्रिवेंटिव। अच्छा, वो थोड़ी सी वजाहत करें उसकी। प्रिवेंटिव जो है वो डील करता है एक तो पैसेंजर्स के साथ, अच्छा। आउट गोइंग पैसेंजर्स एंड इनकमिंग पैसेंजर्स, एयरपोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे और सी पोर्ट पे। सी पोर्ट और सी पोर्ट पे फिर जो शिप्स आते हैं ठीक है। वो भी राउंड द क्लॉक आते हैं। और फिर एंटी स्मगलिंग था हमारे पास, वो भी राउंड द क्लॉक की जॉब होती है। तो उसमें कभी दोपहर को ड्यूटी, कभी रात को किसी नाके पे चले गए। और फिर उसके अलावा सी में, डीप सी में भी हम लोग जाते थे उसमें एंटी स्मगलिंग उसमें हम जब होते थे। और फिर हमारे पास जो है एंटी नारकोटिक्स भी था। तो ये मंशियात हो गई जैसे, तो वो ज़ाहिर है कि ड्यूटी हमारी थी तो वो तो हमें फिर करनी पड़ती थी।
तो काफ़ी थ्रिलिंग जॉब थी, और ये मेरा शौक़ भी था बचपन से कि यूनिफॉर्म की नौकरी हो जिसमें थ्रिल हो। तो अल्लाह ने वो पूरा किया और मैंने वो खुश उसलूबी के साथ मैंने उसको निभाया। यूनिफॉर्म की नौकरी की बात की कैसर भाई ने। देखें, यूनिफॉर्म की नौकरी का एक अलग ही एक उसका जो है मज़ा है, और एक अलग ही उसका रोमा है, एक अलग उसकी टोर है। जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी तो वो आपके फैमिली में था कोई पीछे, या आप पहले फ़र्द थे? नहीं, मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, माशाल्लाह। इसीलिए मुझे भी शौक़ था। तो हम देखते रहते थे यूनिफॉर्म में लोगों को। बहरहाल जब नई खुद यूनिफॉर्म पहनी तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। जब ट्रेनिंग करके आए 1 साल की, उसके बाद जब यूनिफॉर्म पहन के हम अपने बड़े ऑफिस में गए, हेड ऑफिस में, तो बड़ा अच्छा लगा कि स्मार्ट वर्दी, नई ट्रेनिंग किया हुआ, फिटनेस, ये तो बड़ा खूबसूरत लगा। फिर थाने में नौकरियाँ शुरू हुई, तो फिर मामला चलते चले गए, फिर प्रमोशन होते गए। आपकी जो आपने जब अपॉइंट किया गया आपको, तो एज मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुआ था, यानी ASI, ASI। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप भर्ती हुए। और सूबा कराची ही था या? नहीं, सुबह क्या, कराची में ही भर्ती हुआ था। अच्छा। उसके बाद फिर हम पूरे सूबे में नौकरी की, सक्खर से लेके टंडोजाम, हैदराबाद, दादू और ठट्ठा, तो तकरीबन उस वक्त मेरा ख्याल है कच्चे के डाकू नहीं होते थे, नहीं, या होते थे? देखिए, ये आपको याद होगा ज़ियाउल-हक के ज़माने में बड़ा मुश्किल टाइम था इंटीरियर सिंध में, डकैत बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। हाँ, डकैत ऑपरेशन भी हुआ, पुलिस ने भी किया, पुलिस वाले भी बहुत शहीद हुए। फिर आर्मी आई, आर्मी ने फिर ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद क्लियर हुआ। तो वो एक मुश्किल टाइम था। तो वही डाकू जब होता था अपना वहाँ पे ऑपरेशन की सख्ती आती थी, तो वो कराची आ जाती थी, वो हमारे लिए मुसीबत होती थी। मैंने CIA में भी काम किया, मैं ऑपरेशन में तकरीबन मेरी नौकरी ऑपरेशन की है। मेरे को 20 थानों में SHO रहा हूँ, कराची के और इंटीरियर के, और 20 ही सब डिवीज़नों में एज ए DSP रहा हूँ, SDPO रहा हूँ। तो तकरीबन कराची सारी देखी हुई है, घूमी हुई है। और इंटीरियर सिंध भी, इंटीरियर सिंध में जंगलों में डकैतों के साथ मुकाबले, 2-2, 3-3 रातें पैदल चलना और फिर उनके पीछे चलते रहना। उनके साथ कहीं ना कहीं झड़पें होती थी, कहीं वो मारे जाते थे, कहीं हमारे पुलिस वाले मारे जाते थे, हमारे साथ चलते हुए सब इंस्पेक्टर ये सही बेचारे मारे जाते थे। मतलब मौत का एक टाइम मुकर्रर है, वो बात पक्की है। वगरना मेरी सारी नौकरी ऑपरेशन में गुजरी, तो किसी वक्त भी कहीं भी ख़त्म हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। और ख़ास तौर पे लास्ट में आपको पता ही है लियारी में जो हालात थे, सारी कराची के सामने क्या पूरे मुल्क के सामने, तो अंदर लियारी में घुसना भी एक मुश्किल काम था। मतलब बाहर का आदमी नहीं जा सकता था। पुलिस का यह आलम था कि सारे थाने बंद थे जब मैंने चार्ज लिया है। और ये किस सन की बात आप बता रहे हैं? और ये उस वक्त 13 सितंबर 13 और अक्टूबर 14 तक ये मेरी वो रही वहाँ पे पोस्ट। साल कौन सा बता रहे हैं? 13 और 14। 13 और 14, ठीक है। और आप एज DSP SSP SSP? जी। तो वहाँ जब मैंने चार्ज लिया तो बहुत मुश्किल हालात थे। इवन पुलिस वालों के बेटे गैंगवार बने हुए थे, और बहुत ही जो शरीफ तरीन वो कास्टें हैं, जैसे खोजे हैं, जैसे अपना बोरी है, मेमन है, उनके लड़के भी डकैत बन गए, वो भी गैंगवार में शामिल हो गए थे। वो मैं समझता मतलब एक बुरा वक्त था, बहुत बुरा वक्त था। मतलब उनके पास ऑप्शन ही नहीं था उन बच्चों के पास भी कि वो अपनी फैमिली को, अपने बचा को सके, कैसे बचाएं। अच्छा जी। वो भी शामिल हो जाते थे। तो ये आलम था कि हमारे पास एक कमीला स्टाफ है, वहाँ पे हमारे स्वीपर रहते हैं, बहुत बड़ा कंपाउंड है, बिल्कुल खाली हो गया था, स्वाय चंद बुढ़े लोगों के कोई भी नहीं था वहाँ पे, और आधी लियारी खाली थी, सारे क्वार्टर खाली पड़े हुए थे। और गैंगवार का राज था, उन्होंने अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने सिस्टम्स को, एक लड़के को देते थे एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, और जो उस इलाके का बड़ा होता था उसको 2 पिस्टल, और उससे बड़ा हो जाता उसको क्लाशनिकोव। और फिर वो इलाका, वो एरिया, मतलब जैसे मूसा लैन है, इस तरह से जैसे और इलाके हैं छोटे छोटे, वो उसके इंचार्ज होते थे। वहाँ से वो सारा पैसा लेते थे, और आधा पैसा वो अपने कमांडरों को देते थे, जो भी थे उनके कमांडर, और आधा पैसा खुद रखते थे। बिल्कुल बेचारे मासूम लोग थे। मैं लियारी में उससे पहले भी काम कर चुका था। बहुत अच्छे लोग, खुश मिजाज बलोची, बहुत शानदार लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, बड़े अच्छे। बिल्कुल, आप बिल्कुल। शादी में ब्याह बगैर बुलाए जाते थे, आपको वेलकम करते थे और खुश होते थे।
हर वक्त खुश रहना उनका काम था, लेकिन ये काम उन्होंने किया जिसकी वजह से ये ख़राब हुए। और उसके बाद चूँकि वो चंद लोग थे जिन्होंने उस सारे मामले को बिगाड़ा। हाँ। और मतलब वरना तो बिल्कुल सही है, मनहसल मैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं ये कहता हूँ कि कराची में मैंने तकरीबन हर जगह नौकरी की है, हर जगह की आवाम जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इनको जहाँ सियासी मामला आता है, लसानी मामला आता है, उन्होंने ख़राब किया। अदरवाइज जनरल पब्लिक बिल्कुल किसी से कोई झगड़ा नहीं करना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल शानदार लोग। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, कोरंगी में जब लसानी मामला चल रहे थे मैं ऐसे होता 95 में बहुत बुरा हाल था, कोरंगी बंद पड़ी हुई थी, तो मैं जब वो भी मुश्किल चार्ज था, वो भी बाहर से बुला के मुझे लगाया गया, किसी सज़ा के तौर पे बाहर चला गया था, वापस बुलाया गया, मतलब इंटीरियर वहाँ लगाया गया। तो इतने बुरे हालात थे कि आप यकीन करें, यहाँ से जो मुड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, कोरंगी क्रॉसिंग, यहाँ से लेके 6 नंबर कोरंगी तक तो बिल्कुल कोरंगी बंद पड़ी हुई थी, कोई गाड़ी नहीं जाती थी, कोई बस नहीं जाती थी, कोई कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, मैंने 17-18 दिन में कोरंगी को खोला, कुछ इनकाउंटर हुए, कुछ ये हुआ और वहाँ के लोगों ने बड़ी खुशियाँ मनाई और लोग आए मेरे पास, मुझे हार डाला, मुझे मिठाइयाँ दी कि शाहनवाज भाई आप आए हो, आपकी मेहरबानी, आपने हमारे साथ ये हमारे लिए, हम अपने घरों को वापस आ गए। तो मैं तकरीबन ऑपरेशंस में रहा हूँ, जितने भी ऑपरेशन हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें जो हीरोज आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो तो हीरोज होते ही होते हैं, मगर उनके बैक पे जो हीरोज होते हैं ना वो हमारी फोर्सेस हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज इतना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश हैं और झूम रहे हैं, गा रहे हैं। मगर मैं जो हमारे व्यूवर्स क्योंकि देख रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा कौन सा मतलब लाइफ के अंदर टाइम आया जब, क्योंकि पुलिस वाला तो होते ही बहादुर है, ठीक है, मगर वो कौन सा टाइम था जब आपका दिल दहल गया वो वाकया देखकर? बहुत वाकयात है, काफ़ी वाकयात है। आपको मैंने बताया ना जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में रही है, आपके सामने रही है, तो हर तरफ एक मुश्किलात, मुसीबतें, क्या बताएं आपको, कौन किस आदमी ने नहीं उन चीज़ों को उस वक्त देखा। आगे लगी होती थी, सारा शहर बंद होता था, एक आवाज़ आती थी सारा शहर बंद हो जाता था और बसें गाड़ियाँ जलना शुरू हो जाती थी। जब देखो जी लोग जा रहे हैं उनको गोलियां मार दी, इस पॉलिटिकल पार्टी का है तो उसको गोली मार दो, उस पॉलिटिकल पार्टी का है तो उसको गोली मार दो। तो इतने बुरे हालात थे कि तकरीबन जो वाकयात देखते थे उसी में दिल दहलता था। इसमें अच्छा, हमारी जो क्योंकि हमारे मुल्क की जितनी भी आवाम है ना वो बहुत खुश मिजाज है और खुश अखलाक है, सब आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर चंद अनासर हैं हमारे बीच में मौजूद जिनकी वजह से इतने टिपिकल हालात रहे हो गए। मगर अभी मैं समझती हूँ कि भाई बहुत अवेयरनेस आ गई है हमारी आवाम के अंदर कि वो अब इस बात को समझती है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम बैठ के बात नहीं करेंगे मसले का हल नहीं निकलेगा। और वैसे भी कि बंदूकें उठाना और एक दूसरे को मारना गलत है। बिल्कुल ठीक है। अब बात जो है मोहब्बत की है, प्यार की है। जैसे शाहनवाज भाई ने बताया कि अब हालात अल्लाह ताला ने इतने बेहतर कर दिए कि आपका पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर चुका है, मामला बेहतर हो रहे हैं। एक वक्त ज़रूर ऐसा गुजरा है जिसमें बहुत ही शदीद तकलीफ़ के मामलात थे, लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं मामलात को हमारे हक़ में बेहतर कर देता है। कैसर भाई, जो फोर्सेस के या आपकी जॉब वाले हों तो वो जो अपने शौक़ होते हैं तो फिर वो तो कहीं रह ही जाते हैं ना। वो थोड़ी देर बाद आके हम शाहनवाज भाई से भी पूछेंगे कि इनके क्या शौक़ रहे हैं क्रिकेट में और बाकी मामलात में, क्या खेलना चाहते थे। आपका एक हवाला जुड़ता है मौसीकी से भी जी, तो वो ज़रा सा थोड़ा सा उसका बताएं कि वो कैसे फिर आपने उसको शौक़ को पूरा किया दौरान ड्यूटी, और वहाँ नहीं कर सके तो क्या फिर रिटायरमेंट जल्दी इसलिए ले ली? नहीं, रिटायरमेंट जो है वो तो मेरे टाइम पे हुई, ठीक है, लेकिन मौसीकी जो है ये मेरा पैशन है और बचपन ही से, जैसे सब लोग कहते हैं कि उनको शौक़ था बचपन से, तो वो मुझे भी था। और आपको ये शौक़ किसको देख के हुआ कि भाई कोई एक होता ना कि मुझे भी गाना चाहिए? देखें, ऐसा है कि मैं जब बच्चा था, बहुत छोटा, समझे मैं कुछ 2-2.5 साल का हूँगा। 2-2.5 साल तो ज़्यादा छोटा नहीं हो गया? आपको बता रहा हूँ मैं, नहीं ये मुझे शौक़ कैसे होगा। अच्छा, हमारे शो का फॉर्मेट कैसर भाई ऐसा ही है। हम अभी आपसे आपके इश्क के बारे में भी पूछेंगे
और वो जो तीसरी शादी आपने नहीं की उसके बारे में भी पूछेंगे। जी मेरा ख्याल है आज आप मुझे घर से निकलवा दें। ऐसा ही जी कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे वालिद साहब मुझे गोद में लेके एक लोरी गाते थे। अच्छा, माशाल्लाह। वो लोरी है फिल्म नौकर की, और उसके बोल हैं राज दुलारे मेरी अखियों के तारे मैं तो वारी वारी जाऊँ। राज दुलारे। और उसकी जी हाँ, उसकी इतनी खूबसूरत धुन है वो। सर गुनगुना वो दें। पहाड़ी में गुनगुनाएं, पहले पहाड़ी में गुनगुनाएं फिर अच्छा। गुफ्तगू आगे चलेगी। वो पहाड़ी में है, फिर उसके बोल बड़े खूबसूरत हैं। सर सुना दें। तो जिस बच्चे ने वो सुना हो शुरू से तो मैं समझ गया सर। वो फिर मेरे उसमें मेरे खून के अंदर और वो वो फिर आ मेरे गई, रगों आ पैर गई, में आ आ गई, गया बिल्कुल। बस। जरा गुनगुना दें। तो उसके बाद फिर मैंने पहाड़ी को भी जो है वो मेरा फेवरेट राग है, ठीक है, और फिर मौसीकी को फिर मैंने सर गुनगुनाएं। असल में अब ये है कि एक तो माइक भी नहीं है, फिर सर वो माइक बाजा आपको भी नहीं। लगा हुआ है, आप अगर बेफिक्र रहें। अगर आप मुझे कहते तो मैं बाजा ले आता। अरे बाजा अगली तो दफा। चलें। राज दुलारे तोहे दिल में बसाऊं, तोहे गीत सुनाऊं हो मोरी अखियों के तारे मैं तो वारी वारी जाऊं राज दुलारे। वाह जी वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। तो ये आप बता रहे हैं कि वो जो गोद में लेकर वालिद साहब वो लोरी सुनाते थे, वो आपकी फर्स्ट इंस्पायरेशन है। जी, हाँ जी। और वो आपकी वो मेरी- समातों में और फिर वो सारे मामलात में फिर जैसे जैसे वक्त आगे गया तो फिर मौसीकी के हवाले से कैसे? या उसके बाद मैं जब बड़ा होता गया तो फिर मैंने रफ़ी साहब, लता तलत, ये अपना तलत साहब को, फिर बैदी हसन साहब, नूर जहाँ, जितने भी जो अच्छा गाने वाले हैं, और वो म्यूज़िक जो हमारा रियल म्यूज़िक है, सब कॉन्टिनेंट का जो म्यूज़िक है, सब कॉन्टिनेंट का जो तो वो रियल फिर म्यूजिक है। जी बिल्कुल। और शुरू से मुझे जो है मुझे ट्रेजिक सॉन्ग जो मुझे पसंद थे, अच्छा, तो वही मैं वो करता था। इसके बाद फिर मैंने इसको सीखना भी शुरू किया। जब मैं कॉलेज में था 3rd ईयर में, तो मैंने बांसुरी सीखी। जी मैंने बांसुरी सीखी। बस मैडम से अभी वो और- बांसुरी वाला भी सुनेंगे। ओ मेरे सांवरिया जी बांसुरी वो बजाए। सीखी, और उसके बाद फिर मैंने शौक़ तो मुझे था और मैं गाता भी था, लेकिन बाकायदा जो मैंने सीखना शुरू किया उस्तादों से, वो मैंने 93 से सीखना शुरू किया। 93 के बाद फिर तो अब तो मतलब खैर ऑन जॉब हो गए थे आप जी उस हाँ। वक्त तक? ऑन जॉब तो मैं हो गया था 83 से। माशाल्लाह। जी हाँ, लेकिन ये कि पहले मैंने उस्ताद से इसको प्रॉपर नहीं सीखा था, लेकिन तो उसके कौन बाद कौन पहले उस्ताद थे आपके? जी मेरे जो उस्ताद थे, मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं वो हैं पटियाला घराने के उस्ताद फ़तेह अली ख़ान। उस्ताद फतेह अली जी खान। जी। ये तो वो 90s में नुसरत फतेह अली खान साहब नहीं, के? नहीं, नहीं। अच्छा, इनका पटियाला घराने वाले हैं। अच्छा, ये पटियाला वाले हैं। अमानत अली जो उनके छोटे भाई, ठीक है, ये हामिद अली उनसे बड़े भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप वो मेरी असद अमानत इंस्पिरेशन अली है। के वालिद मैं की बात उनके कर रहे चचा हैं? की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनके चचा की बात। असद अमानत अली उनके चचा थे, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान। ठीक है। तो वो कराची जब भी आते थे तो वो मुझे मौका देते थे कि वो मेरे साथ आके रहते भी थे मेरे घर भी, माशाल्लाह। और फिर उनसे भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा। और इसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ उस्तादों से, उसमें रेडियो पाकिस्तान है, उसके एक कंपोज़र थे बड़े अच्छे उस्ताद इरशाद अली, एक इकबाल साहब थे, फिर उस्ताद सईद ख़ान, और बस जिस से मुझे जो मिलता गया उनसे मैं सीखता गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल फिर मैंने प्रॉपर उनको मैंने टाइम दिया, मैंने सीखा राग रागनी और फिर सेमी क्लासिकल। अच्छा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और इसी के साथ साथ मैं इनकी तरफ जाऊंगी कि ये सियासत से मौसीकी का सफ़र था या मौसीकी से सियासत का सफ़र था? अच्छा, कैसे तय हम किया? निदा इनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि जो पटियाला घराने का इन्होंने जिक्र छेड़ा है, बस मेरे जहन में वो उनके गीत जो हैं वो गूंजना शुरू हो गए हैं, जिसमें एक है कि उम्रा लगियां पप्पा पार। जी हाँ, वो तो है। वो भी और इंशाल्लाह उनकी- आपसे और सुनेंगे। उनकी जो मशहूर ठुमरी है वो है प्यार नहीं है सुर से जिसको। जी, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। नाजरीन हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, आप भी जो है वो सुर से मोहब्बत रखते हैं, हम भी सुर से मोहब्बत रखते हैं। हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है।
नाजरीन, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है क्योंकि बात हो रही है म्यूज़िक की, और म्यूज़िक मतलब वर्ड सुनते ही मज़ा आता है, सुरूर आता है, और बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसका कोई वो नहीं है कि आप की ग़िज़ा कहा गया है, बिल्कुल इसीलिए। ऐसे ही है। और शाहनवाज भाई की तरफ जाऊंगी कि मौसीकी जो है वो इंसानी रवैयों के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होती है और कहाँ कहाँ जिंदगी में आपको फायदा देती है। उदास होते हैं और ये फितरत है इंसान की, स्ट्रेस में होते हैं। हाँ, इंसान की फितरत है कि कभी वो खुशियाँ महसूस करता है, कभी उदासी भी आती है, उसके ऊपर एक लम्हा आता है। तो ये मौसीकी ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको उस वक्त एक वो तक़वियत मिल जाती है। सही। अगर आप पुराने गाने सुनते हैं जैसे लता के, रफ़ी के, और मैं ये कहूँगा कि लता की जो उर्दू की अदायगी है गानों में, उससे हमने उर्दू के तलफ़ुज़ सीखे, वाह वाह, कैसे अदायगी वाह होती वाह है। वाह वाह। और वही फिर वही बात आती है कि मौसीकी की फ़न की कोई सरहद नहीं है। आपने ये जो सरहदें हैं ये बस मुझे साहिर याद आता है। साहिर कहता है कि बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का, बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हों बच्चे तो कत्ल हो जाएं, बहुत दिनों से है ये खप्त हुक्मरानों को कि मुल्क मुल्क के खित्तों में कहत बो जाएं। मतलब ये जो सियासत के हवाले हैं ना, बस इनसे इन ये अगर ठीक हो जाएं तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। बिल्कुल जी 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 शाहनवाज भाई कंटिन्यू करें वैसा। तो वो मैं बता रहा था कि लता की अदायगी जो अल्फाज उर्दू के हैं, अगर आप भी पुराने उनके गाने सुने तो आपको पता लगेगा कि उर्दू की अदायगी किस तरह से माशाल्लाह। और मैं तो अपना ये कहूँगा कि मैंने तो सीखी उन्हीं से, उनके गाने सुन के अच्छा उर्दू को किस तरह से बोला जाए। वो जो नौजवानी का दौर है शाहनवाज भाई, उस वक्त क्या तासुरात थे, क्या जहन में सोचा था कि यार उस वक्त आपके दौर में मोहम्मद अली, सुधीर और वहीद मुराद, मेरा ख्याल है इन्हीं का दौर है, तो कहीं कोई उस नौजवान के जहन में नहीं आया कि हीरो बन जाऊं? नौजवानी के दौर की बात बता रहा हूँ मैं। मुझे जो फिल्में उस ज़माने में लड़कपन में ख़ास तौर पे, बल्कि नौजवानी तक वो फिल्में पसंद थी जिसमें घोड़ा हो, तलवार हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। यानी फिर लाला सुधीर और मोहम्मद अली ये एक्शन हीरो थे। एक्शन फिल्में पसंद होती थी। अगर मैं गलती से कभी किसी ऐसी रोमानी फिल्म में चला जाता था बोर हो जाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में ये जब रोमानी सिस्टम्स आए तो फिर पता लगा कि रोमानी जो है वो भी फिल्में हैं। अच्छा, तो आपका जो हीरो था वो कौन था? हमारे तो देखो ना जो मेरे साथ जो जवान हुआ तो वो नदीम था। अच्छा, आपके साथ तो जवान हुआ, लेकिन वो जो आप लड़कपन में जो फिल्में देख रहे हैं, लड़कपन में सुधीर साहब। जी हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, दिलीप कुमार के हम किस्से सुनते रहते थे कि क्योंकि वो तो फिल्में मेरे ख्याल नहीं लगती थी सिनेमा में। 64 के बाद खत्म हुई थी। अच्छा, पहले लगा करती थी, लेकिन हम छोटे होते थे। लेकिन बाद में लड़के दिलीप कुमार की फलानी फिल्म लगी, फलानी फिल्म लगी, फलानी फिल्म लगी। अच्छा, वो सिर्फ उससे ही सुन सकते हैं। रोमानवी देवता की तस्वीर एक जैसे आ जाती थी दिलीप कुमार उस तरह से, क्योंकि उस वक्त वो सबसे बड़ा हीरो था। सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं ना, तो क्योंकि हमारे जो मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट है वो खुशियाँ बांटने का है, और हम हर शो में यही कहते हैं कि भाई खुशियाँ बांटें, हंसें और मुस्कुराएं। तो बात म्यूज़िक के ऊपर क्योंकि चल रही थी, तो अक्सर ये होता है, लोग ये करते हैं कि भाई जब सैड म्यूजिक होता है ना तो बड़ा कोई सैड सा म्यूजिक लगा लेते हैं। सैड म्यूजिक का जहाँ जिक्र आएगा वहाँ अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का जिक्र आएगा। बिल्कुल, मगर देखिए सैड म्यूजिक की जरूर एक अपनी फील है, मगर सैड टाइम पे सैड म्यूजिक नहीं सुने क्योंकि वो आपको डिप्रेशन में लेके जाता है। क्योंकि म्यूजिक की अगर हम बात करें, म्यूजिक का ताल्लुक आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ से भी होता है। और मैडम ने इस वक्त जो है एक मेंटोर की हैसियत से आपको जो है बहुत अच्छी सलाह दी है। और आप जो ये मौसीकी की तरफ आई, मतलब एक शौक़ को आपने थोड़ा सा आगे किया। बुनियादी तौर पर जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी आप बताया था कि आप एक सोशल एक्टिव हैं, सोशल हवालों से आप काम करती हैं, फिर आप एक सियासी जमात से भी वाबस्ता हैं। मौसीकी का जो अंदर एक बच्चा था वो कैसे उछलकर बाहर आया और उसने कहा कि जी मैंने गाना है भी और मैंने सीखना भी है, ये वक्त कैसे मिला, कब मिला, कहाँ आपने यू टर्न लिया फिर आप आए? वैसे यू टर्न का ताल्लुक आपकी जमात से भी छोड़ेंगे
अलग गुफ्तगू होगी। बेसिकली मैं हमारे स्कूल और कॉलेज में तो यही था, जब थे तो वहाँ लाइफ ही यही थी, और पढ़ाई हीरो कौन था उस वक्त? और वहीद मुराद। नहीं, हीरो तो सभी अच्छे थे उस वक्त, नहीं, सबकी मगर फिल्में उस अच्छी टाइम का होती वो थी, कौन लेकिन सा हीरो था जो आपका क्रश था? मैं तो जैसे नदीम हो गया, उनकी फिल्में बड़ी अच्छी होती थी, जैसे पुरानी वो चकोरी भी बनी, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है, क्या उस वक्त वो गाने हुआ करते कहाँ थे। हो तुमको ढूंढ रही हैं ये बहारें ये समा आहा, ओ रिपोर्ट काटे, कहाँ है? कहाँ जहाँ हम मिले थे तुमसे, हमें पुकारो वहाँ वहाँ आहा, हो कभी तो तुमको याद आएंगे। वाह 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 वाह। ऐसा भाई वही मैं बता रही हूँ। आप आ जाएं, जरा सा अपना आप को खोलें, वही। नौजवानी के दौर में दाखिल हों और कॉलेज लाइफ में आप बांके सजीले एक खूबसूरत सा नौजवान, तो पीछे वो वड़ाइद साहब के स्टाइल में पूछ लूं, लड़कियां तो मरती होंगी। बस ऐसी कोई खास कोई मेमोरी तो बात शेयर नहीं करें थी। ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब इश्क ही आप- ना बस हुआ हो। मैं भी आप क्या चाह रहे हैं कि वो आज घर ना जाए? मैं कह रहा हूँ कि आज बताएं। बिल्कुल, आपने वैसे पूरा जो प्लान बना रखा है और नहीं, इस आज मुझे- हवाला तो वो तो प्रीवियस है ना, वो तो गुजर गया। बस मैं भी ऐसा था जैसे तमाम लड़के होते हैं, जैसे तमाम लड़कियां होती हैं, और नहीं, मैं आपका जो एरा है उस एरा में वहीद मुराद है, नदीम है, शाहिद है, ऐसे ही हैं जी, या कुछ जी, उससे बिल्कुल पहले यही के? है। जी। वही है ना? जी, बिल्कुल तो यही है। आपकी इंस्पायरेशन किस हीरो के साथ थी और आपने किसको कॉपी किया? मुझे जो पसंद था वो थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी साहब। हाँ, तो उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती थी, और वो वैसे भी एक मतलब मैनली वो उनका हाँ, जो मतलब था, वो डैशिंग जी जी पर्सनालिटी के जी साथ। जी, और वो मुझे हीरोइन? पसंद थे। हीरोइन तो सब अच्छी थी। नहीं नहीं, ये तो आप पॉलिटिकल जुमला ना दें, जो अच्छी थी वो बताएं। उस वक्त थी शमी मारा, शमी मारा। ज़ेबा जी, शमी मारा और ज़ेबा के हवाले से भाभी को मालूम है? वो तो सारा जमाना उनका कदरदान है। अच्छा। तो अगर एक मैं भी हुआ तो सही है। नहीं तो कभी ऐसा हुआ कि उनकी फिल्म देखने गए हैं, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया, घर वालों को पता चला कि जी लड़का तो फिल्में देखने जा रहा है, मतलब नौजवानी का कोई किस्सा तो शेयर करें ना। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि ये था कि चूंकि हमारे ज़माने में तो जो एंजॉयमेंट थी फैमिली के लिए, तो वो एक फिल्म ही होती थी। फिल्म होती थी। तो ये अच्छा, था कि उस वो दौर फिर में पूरी फिल्में फैमिली जाया भी करती थी। फैमिली ओरिएंटेड जी, बनती हाँ थी जी। सर जी। तो वो सारी फैमिली जाती थी उसमें, सही और है। जब हमारे पेरेंट्स से वो भी जाते थे, और उसके बाद जब फिर हमारी शादी हुई तो ये फिर हमारे बच्चे और फिर वो वाइफ और सब सही। जाते थे। तो ये तो ट्रेंड अब ख़त्म हुआ काफ़ी ज़माने से, हाँ। कि जब से टीवी आया और हाँ। वो हुआ, वरना पहले तो ये होता था। अच्छा, ड्यूरिंग और जॉब अक्सर- तो क्योंकि जी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, बहुत टफ टास्क होते हैं आपके आगे, उस दौरान जो एंटरटेनमेंट का हवाला होता है वो कैसे आप पूरा करते हो? बस ये था कि हम अपना ड्यूटी शेड्यूल देखते थे, और उसके मुताबिक हम फिर अपना प्रोग्राम बनाते थे। जैसे कि क्या? लेकिन कभी कभी जो ड्यूटी शेड्यूल है वो कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाता था। जैसे कि अब ड्यूटी ख़त्म होती है, अब फ़र्ज़ करें 4 बजे, हमने प्रोग्राम बनाया 6 बजे, और 3:45 बजे अगर कोई केस हो गया तो बस वो फिर लिखत पड़ा, तो उसके बाद जो है रिपोर्टा रपाटी, और वो उसमें ये था कि 4 के बजाय वो फिर रात के 10 भी बज जाते थे। ऐसे ही है। तो लेकिन अक्सर ये था कि हमारे वो निदा आप जो है वो सेफ एग्जिट दे रही हैं उनको, वो कस्टम अफसर हैं रहे हैं, तो मेरा सवाल अभी तक वही है कि वो कौन थी कि जिसको देखकर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती थी उस दौर में? थी तो देखिए जी, मैं आपसे जो सच्ची बात करूं, जवानी में ये होता है, लड़कपन में सबको ये शौक होता है, बिल्कुल। बल्कि एक चिंगारी होती है, तो आतिश जवान हो तो चिंगारी तो होगी ना तो सर। सबको देख के खुशी होती थी। हाँ, ये अच्छा है। हाँ साहब,
सबको ही देख के खुशी होती थी। मगर ये सियासी जुमला है। नहीं 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 नहीं, ये अभी भाभी सुनेंगी। और वैसे भी ये है कि अलग अलग निज़ाम में जो जी बिल्कुल, मोहब्बत हाँ जी। तो होती है। एक उम्र आती है जब एक लम्हा और आता है और वो एज आती है जिसमें ये शौक व चंचल होते हैं, लड़की हो या लड़का, तो उस वक्त उनके कोई ना कोई एक हीरो पसंद और होती है, हीरोइन हीरो होते हैं। हो ही जाते हैं, ऐसी बिल्कुल बात ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा नज़ारा देख के सुभान ये अगर अल्लाह आप तो कहना बनता है। आप अगर अल्लाह की आप तारीफ करें बेशक। और अच्छा शेर सुन के आप उससे मुतासिर हों, वो आपके दिल की तारों को छेड़े, और किसी हसीन को देख के आप उससे मुतासिर हो जाएं, तो ये कोई ऐसी बिल्कुल ऐसी। बुरी बात नहीं होना खान चाहिए। साहब, हुस्न ने कभी आपको मुतासर नहीं किया या पुलिस वालों पे असरअंदाज नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपके सामने ये सीनरी लगी है, मुझे बहुत माशाल्लाह। अच्छी लग रही है। मनाजिर कुदरत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नेचर से वैसे ही मुझे बड़ी मोहब्बत सर रही है। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जी हाँ। बॉस ऐसा नहीं करे। जी। वो बताए ना, हाँ, वो जो क्यों पहली नहीं? पसंद आई थी। देखे ना, बात वही है जो इन्होंने कही है अभी सीमा ने, समीना ने, कि जिस वक्त जवान होते हैं कोई, चाहे वो खातून है या मर्द है या लड़का है, जो भी है, तो जवानी में आंखों में हर चीज़ अच्छी लगती है। माशाल्लाह। हर चीज़ आप देखो, जिस तरफ देखते हैं, एक तो दिल के अंदर आपके जवान नौजवान लड़के बैठे हैं, हर वक्त खुशी महसूस होती है। बाहर निकल जाओ, मौसम को देख के खुशी महसूस होती है, लोगों को देख के खुश, और अच्छा चेहरा देख के तो वैसे ही खुशी महसूस होती है, चाहे वो किसी का भी हो, खातून का हो या किसी मर्द का हो। जैसे मैंने कहा कि फिल्मों में नदीम पसंद था, तो फिल्मों में और औरतें थी हमारे लिए। जैसे रानी बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी, माशाल्लाह। ज़ेबा बेगम हमारा, माशाल्लाह। हाँ क्या अदाकाराएँ थी। तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा तो यकीनन चूंकि आप पख्तून फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शादी जो है वो खालिसतन घर वालों का फैसला था या कहीं उसमें पसंद का हवाला शामिल था कि जी? उस खालिस्तान वालिद की डंडा था, और शाबाश। ये करनी है बस, ठीक है, खत्म। उस जमाने में यही था ना अच्छा, हमारा। वो मेरा ख्याल है होती भी रिश्तेदारों में ही, कजन हाँ, में ही। रिश्तेदार। लेकिन आपने यकीनन भाभी को देखा तो होगा, फिर आपने सोचा तो होगा। हाँ नहीं, मैं मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया। इन्होंने शादी के बाद मैंने सोचा। भी सोचा था कुछ। अच्छा। लेकिन वो वालिद साहब ने नहीं। सोचने ही नहीं दिया। वालिद के डंडे ने शादी कराई। माशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह शहनाज भाई? 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और वो मुख्तलिफ हवालों में हैं या आपकी पैरवी करते हुए कोई फोर्स में भी आया? नहीं, फोर्स में, यूनिफॉर्म फोर्स में तो नहीं है, सिविल साइड पे एक बच्चा है। अच्छा। बाकी कोई पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अभी उसने मास्टर किया है माशाल्लाह। आईटी में। एक बेटा उसने एमबीए किया है यहाँ से, अभी वो नौकरी कर रहा है। एक और है, उसने भी मास्टर किया है माशाल्लाह। सारे ही अब बेटियां हाँ, भी तो इसमें- लेकिन फोर्स की तरफ क्यों नहीं आया कोई? रुझान नहीं उन बच्चों का, या मतलब रुझान आपने- होता तो मुझे कहते मैं हम तो फोर्स में आना है, किसी ने कहा ही नहीं। अच्छा, किसी ने नहीं कहा तो फिर आपने उनको, मतलब आपने डंडा नहीं उठाया? नहीं नहीं नहीं, मैंने अच्छा, नहीं, हमने ये वो बहुत डंडा अच्छी बात तोड़ है। दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ जिसने शादी करनी है करो, वाह वाह। चाहे वो किसी भी कौम में करनी है, किसी भी फैमिली में करनी है, करो बस। अच्छा, मुसलमान लड़की से शादी। हाँ माशाल्लाह। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट को ना अपने बच्चों का दोस्त होना जब चाहिए। आपने तालीम दिला दी तो फिर उसके बाद क्या रह गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है। फिर आपका थोड़ी डंडा रहा, फिर उनको तो हक आ गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और जमाना बदल रहा है यकीनन। और जमाना बदल जी, चुका आप है। कुछ बात कर रही थी निदा? जी, मैं बिल्कुल यही बात बोल रही थी कि पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों का दोस्त ही रहना चाहिए। एक ऐसा दोस्त जिसके होते हुए आपको बाहर किसी दोस्त की जरूरत ना लेकिन पड़े। मैंने पिछले भी शो में मगर बताया था कि नौजवानी वो का बच्चे पैसे सुनो मांग सुनो लेते हैं, दोस्त अगर बन जाओ तो बच्चे पैसे मांग लेते हैं कि मगर लाओ देखिए भाई। मेरी बात सुने, अगर नौजवानी की यहाँ पे बात आ रही है तो मुझे आप अपने कॉलेज लाइफ का बताएं कि आपका किससे इश्क लगा। असल में निदा, मेरी कॉलेज लाइफ की जो बात आप पूछ रही हैं, तो चूंकि वक्त थोड़ा सा एक मुश्किल गुजरा है हम पे, तो बाकायदा कॉलेज मैं नहीं ज्वाइन कर सका था। कुछ अरसे के लिए मैंने किया था उर्दू कॉलेज ज्वाइन, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर सका था। हमें जल्दी जॉब करनी पड़ी, जल्दी मामलात को देखना पड़ा। तो मेरी सारी एजुकेशन जो है वो जर्नलिज्म में आने के बाद फिर मैंने कौमी अखबार मैंने ज्वाइन किया था। कौमी अखबार के बाद ही फिर मैं मतलब कोई बहुत अर्ली आ गया था। जवानी का हवाला नहीं तो बताना सारा मैंने जितना भी वो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करते हैं वो फील्ड में रह के हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो आप बिल्कुल दरअसल जो उस टाइम पे नहीं कर सके ये अभी पूरा कर बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। समीना, ये जो अब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गुनगुनाते हैं,
क्या बाकायदा महफिलें भी आप माशाल्लाह आप करती हैं या इसको सिर्फ शौक ही रखा हुआ है? बेसिकली मेरा तो ये शौक़ था बचपन से ही कह लो इसको। जैसे स्कूल मैंने बताया हमारे वहाँ प्रोग्राम होते थे, फिर मेरे जो फादर थे वो भी इससे उनका सुनने की शौक़ था। अच्छा। राग वगैरह सुनते थे क्योंकि बेसिकली हम लोग मद्रास साइड के हैं। आई वाह। तो मद्रास से यहाँ मूव किया था मेरे दादा वगैरह इन्होंने, तो ये चीज़ें उनके पास थी, पियानो था, हारमोनियम था, ये चीज़ें शौकीन थे इसके सुनने के। मेरे भाई थे उनको खटक का शौक़ था तो उन्होंने वहाँ तो सीखा। फिर यहाँ जब आए तो आर्ट काउंसिल में उस वक्त तो ये मेंबरशिप वगैरह कुछ भी नहीं थी। सही। तो वो यंग थे ज़ाहिर। फिर उनके जो उस्ताद थे ग़ुलाम हुसैन महाराजा, तो वो उनके असिस्टेंट रहे यहाँ पर। फिर वो स्कूलों में भी सिखाने जाते थे मेरे भाई जो थे। तो इस तरीके से हमारी फैमिली में भी ये चीज़ें चलती रही हैं। तो मुझे आई थिंक इसीलिए शायद शौक़ ज़्यादा रहा इस चीज़ों का, सिंगिंग की तरफ आई। तो लता मंगेशकर के, मैडम नूरजहाँ के, ये बहुत उस वक्त चलते थे सॉन्ग, सुनती भी वही थी और गाने का भी बड़ा शौक़ था। उसके बाद मैं प्रॉपर सीख भी रही थी तो कई दफ़ा बीच में गैप आ गया मेरा। अच्छा, इसमें इस दौरान जो गैप आया तो सबसे पहला गैप शादी थी? शादी ही थी, वही तो सारा मसला हो गया। शादी थी जिसकी वजह से फिर वो मसरूफियात हो गई, बच्चे हुए और तो फिर वो गैप जो है वो बड़ा हो गया बच्चों के बड़े होने तक। प्रोग्राम वगैरह में जाती थी, गाने का शौक था तो वो कहीं ना कहीं अपना शौक पूरा करती हस्बैंड थी। की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगी? good। फिर उसके बाद जैसे टाइम मिलता रहा तो फिर अब कंटिन्यूस मैंने किया, प्रोग्राम भी किए मैंने और आगे भी मेरा है तो इरादा। ये आपने सियासत में आने का फैसला कब किया और कैसे हुआ? सियासत का तो ऐसे हुआ कि सोशल अच्छा, हम एक्टिविटीज सियासत तो पे थी। बात करते हैं कि आपने मॉर्निंग शो में? नहीं, मगर हम बताएं तो नाज़रीन वैसे को पूछ रहा हूं मैं। कि कौन सा वाकया कब हुआ है। देखिए जब हम मैच्योरिटी आती है इंसान के अंदर और जिम्मेदारियां आती हैं तो हम जैसे मैं हमारी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है मेरा, तो हमारी ये सोशल एक्टिविटीज़ तो चलती है उसमें भी। तो ये इन कामों में मैं वैसे ही थी, इन हुई भी थी। और होते होते जब ये सियासत का, तो मुल्क के हालात और लोगों के लिए काम, तो अपनी आवाज़ को कहाँ कैसे पहुँचाया जाए। अब मैं अकेले तो खुद कहीं खड़ी होकर पहुँचा नहीं सकती, मुझे कहीं ना कहीं तो किसी पार्टी का सहारा लेना ही पड़ता। और जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो मेरी नज़र में जो मुल्क के लिए बेहतर काम कर रही है, तो मैंने उस चीज़ को देखा और फॉलो किया, तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया। नहीं बिल्कुल, अगर देखें आवाज़ की जहाँ तक बात आती है ना कि अपनी आवाज़ कहाँ तक और कैसे पहुँचाए, तो मैडम नूरजहाँ की मैं बात करूंगी कि एक दौर था कि जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उनका बहुत बड़ा हाथ था कि वो अपने आज़ादी की तहरीक नहीं मैडम, वो आज़ादी जंग के के ज़माने थे। जंग के बाद जंग के जब पूरे सूरत हाल थी तो उनके गीतों ने काफी वो किया, इंस्पायर किया लोगों को। मेरे नगमे तुम्हारे लिए है वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुँचोगे जिस तुम फलक पे, साथ जाएगी परवाज मेरी। चांद तारों के राज़दानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, इसी बात को आगे लेके जाते हैं आपकी तरफ कि कैसर भाई से पूछते हैं। जी बिल्कुल, कैसर भाई से ये पूछें। कैसर भाई, इंटरप्ट कर रहा हूं मैं निदा को, जो रिच म्यूजिक है, देखें या हम अगर अपने इस रीजन की बात करें ना, जो रिच म्यूजिक है वो या तो उठ के आता है पंजाब से, बिल्कुल, या फिर वो जो बंगाल और मद्रास वाला साइड है ना, जो वहां से आता है, वो जैसे जहां से लता दीदी हैं वो म्यूजिक है, या फिर ये जहां से मैडम नूरजहाँ हैं। तो इसके अलावा मतलब इससे आपका चूंकि एक हवाला बनता है, तो ये कितना आप पे असरअंदाज हुआ और आपने किन किन क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, राग और रागनियों को अपनाया, और आपका जो जॉनरा है वो कौन सा म्यूजिक है?
मेरा तो जी सेमी क्लासिकल ठीक है। और फिर गज़ल गीत, और जिसे आप अब जो रिच म्यूज़िक है आपकी जिससे मुराद है, रिच म्यूज़िक वो है जो जैसे हमारा म्यूज़िक जो है सब कॉन्टिनेंट का म्यूज़िक जो है ये रिच म्यूज़िक ही है। बिल्कुल, मतलब मैंने कहा ना पंजाब में इसमें जब सब आप कुछ आ जाता भंगड़ा है। शुरू करें तो उसके बाद तो फिर आदमी रुकता ही अच्छा, नहीं, बाकी आप कितना ये भी कहें कि मौज़िब क्यों ना हो। आप ये कह सकते हैं कि जैसे जोशीला म्यूज़िक, जी जी। हाँ, तो वो तो फिर पश्तो में भी है। अगर आप पश्तो भी सुने तो वो भी वो बड़ा बलोची भी है, बड़ा जोशीला है। और फिर भंगड़ा तो खैर है ही हाँ, पंजाब का। लेकिन जी जी। पख्तून साइड से या बलूच साइड से इतने ज्यादा लोग नहीं आए जितने पंजाब और वहां से आए ना। वो तो म्यूजिक हाँ, को हाँ। बाकायदा जिन्होंने ले हाँ, लिया। पंजाब असल में उसकी वजह ये है कि पख्तून ज़रा ज़्यादा नहीं पसंद करते म्यूज़िक, कुछ हैं जो पसंद करते हैं, तो शायद इस वजह से भी। जी, जी। और चूंकि पंजाब और जैसे है आपका साउथ इंडिया है, जी, और साउथ इंडिया की बात कर रहा यहाँ हूँ, के लोग वो जो हैं रिच जी हाँ, म्यूजिक है उनके, तो वो चूंकि म्यूज़िक माइंडेड होते हैं, म्यूजिक माइंडेड और है, म्यूजिक म्यूजिक लवर हैं ज्यादा। वो म्यूज़िक हमसे। लवर हैं और वो म्यूज़िक वो बाकायदा सीखते हैं और उसके लिए वो टाइम निकालते हैं, तो इसलिए उनके शायद कल्चर में है। वहाँ उनके कल्चर में कल्चर है ये, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा है। अच्छा, तो आवाज को बेहतर करने के लिए क्या मतलब एक्सरसाइजेज होती होंगी ना जी कुछ? बिल्कुल होती तो हैं। क्या होती हैं? आवाज़ को बेहतर करने के लिए देखें, म्यूज़िक जो है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सुर, एक होती है ताल। ताल कहते हैं लय को, जैसे बीट होती है जिसको आप रिदम भी कह सकते हैं, ठीक। ये कुदरती होती है, नेचुरली होती है। ये अगर एक बंदा है उसके अंदर ये अगर कुदरती बीट नहीं है तो वो कभी भी नहीं गा सकता। सुर जो है वो आप हासिल कर लेते हैं। अगर आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप अगर सुरीले नहीं हैं, तो आप रियाज के साथ साथ आप उसको सुर आप में आ जाएगा, लेकिन आपके अंदर ताल नहीं आ सकती, बीट नहीं आ सकती। तो बीट जो है वो गॉड गिफ्टेड वो है। कुदरती होती है। जरा वैसे बीट जैसे आपने देखा होगा, जैसे बीट का प्रैक्टिकल बताएं या, क्या? हाँ ना, थोड़ा सा जैसे हाँ फर्ज करें आप गा रहे हैं, आपके साथ तबला बज रहा है, रिदम बज रहा है, तो वो जो रिदम है उसके टाइमिंग होते हैं। ये जो म्यूजिक है ये बाकायदा एक साइंटिफिक अमल है। बिल्कुल। अगर इसको अच्छा, हम नॉर्मल जी। अल्फाजों के अंदर अगर मैं बयान करूं तो इसको ये कह सकते हैं कि जब एक पाँव उठा के आप आगे की तरफ चलते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेम टाइमिंग में आता है। सपोज आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने भी किया है, मैंने भी किया, हम लोग चूंकि फोर्सेज में हैं, हम जैसे परेड करते हैं, परेड में वो एक बीट होती है, उसके ऊपर वो आपने स्टेप लेके चलना होता है। अच्छा, वो आप चलने में तो कर लेंगे, लेकिन गाने में वो बाज़ लोग नहीं कर सकते। तो जो लोग इसमें रिदम में नहीं होते, शुरू में वो कुदरती उनमें लय नहीं होती, तो वो लोग फिर कभी भी गाना नहीं गा सकते। जैसे फर्ज करें आपके साथ अगर बीट बज रही है और अगर आप उसे आउट हो गए तो वो सारे म्यूजिक जो है अपना वहाँ ऐसा भाई, खत्म हो असल में गया। सारी गुफ्तगू का मंबा ये है कि मैडम भी आजकल जो है वो गाना गा रही हैं, जी, तो मैंने लग भी रहा है कोशिश की, मुझे मुझे कहा गया तुम सहरी जगाया करो, तो फिर मैं खामोश हो गया भाई। और मुझे कहा गया कि मैं अफ्तारी के अंदर लोगों को बताया करूं। नहीं, लेकिन मैडम नहीं, आप भी बाकायदा गा रही हैं। माशाल्लाह- मैडम से भी सुनेंगे, लेकिन आप कुछ सुना दें। माशाल्लाह आप भी ठीक गा रहे हैं, अगर आप सर मैं जारी तो रखें मैंने तो। कहा ना, फोक मेरा गला है, अता करें। अब आपको मैं क्या सुनाऊं, चलें एक मेहदी साहब का एक गीत सर। है वो पेश कर देता हूँ। खास साहब की क्या बात है। निशान भी कोई न छोड़ा के दिल को समझाए, वाह, निशान भी कोई ना छोड़ा के दिल को तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ क्या बात, वाह, वाह। बहुत जाए, अच्छा। निशान भी कोई न छोड़ा के दिल को समझाए, तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ जाए, निशान भी कोई न छोड़ा। ओ जाने वाले ये दिल तुझसे बदगुमां भी नहीं, लगी है आग
नशे मल में और धुआं भी वाह, वाह। नहीं, यही नसीब में लिखा है, घुट के मर जाएं, तेरी तलाश में जाएं तो हम कहाँ जाएं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। और इतनी प्यारी खूबसूरत सी आवाज़ हम लोगों ने अभी सुनी और गीत भी बहुत प्यारा था। और इसी बात को अब हम कंटिन्यू आगे करते हैं, इनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि पुलिस की जॉब एक ऐसी होती है जिसके अंदर ज़िंदगी और मौत का जो है वो कुछ नहीं पता होता, पल पल ख़तरा रहता है। तो ऐसा लाइफ का कौन सा वो वाक़या था जिसके अंदर आपको यह एहसास हुआ? ऐसा कौन सा इनकाउंटर था या ऐसा हाँ। कौन सा मुकाबला था कि जहां आपको भी आपको लगा कि यार अगर वापस मतलब- निकले तो ये मौजज़ा ही होगा अल्लाह के हुक्म से? ऐसे कई वाक़यात काफ़ी हैं, मतलब अगर मैं कहूँ तो काफ़ी तादाद में है, क्योंकि सारी ज़िंदगी ऑपरेशन में गुजरी। सही। तो ऑपरेशन तो नाम ही आपको हर वक्त मौत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और पुलिस वाला, हर पुलिस वाला जिसने वर्दी पहनी है और ऑपरेशन में काम कर रहा है, उसको भी इन्हीं हालात का बिल्कुल सामने आना पेश होता है। तो कहने का मकसद ये कि कई वाक़यात हुए, जैसे मिसाल के तौर पे टंडो जाम में 2 वाक़यात मुझे याद हैं। एक वाक़या ऐसा है कि एक डॉक्टर अगवा हो गया और वो मुझे भी बुलाया गया, हैदराबाद का केस था। चूँकि मैं हैदराबाद ज़िले में था तो एसएसपी भी थे, हमारे मौज़म जा साहब थे, अब मेरा ख्याल है रिटायर हो गए हैं। जी जी। बलूचिस्तान आखिरी पोस्टिंग थी उनकी। आईजी रिटायर्ड सरहद केपीके में आखिरी पोस्टिंग। आईजी रिटायर्ड IG मौज़म। तो हम लोग निकले डॉक्टर की तलाश में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरफ जाएं, ये हैदराबाद के पीछे जंगल, उसके बाद दरिया है। तो मैं और मेरा SHO और कुछ हमारे साथ कुछ 6-8 सिपाही थे, हम चलते गए। शाम का टाइम था, असर का। हम जा रहे हैं बिल्कुल जंगल, जैसे आपके ये सीन में है ना, इस तरह का जंगल बिल्कुल घना, कि घना जिसमें नज़र ना आए, मतलब अगले लम्हे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। सही। तो हम जा रहे हैं तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई और शदीद फायरिंग। वही डाकू जो डॉक्टर को अगवा करके लेके जा रहे थे, वो इत्तेफाक से हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन हम पता लग मतलब गया उनको ये महसूस एहसास हो गया कि हमारे पुलिस- पीछे पुलिस आ रही है। पुलिस आ गई। और इतनी शदीद फायरिंग थी कि अब ये टाइम भी ऐसा था कि मगरिब करीब आने वाली थी। अंधेरा। असर और बस मगरिब अभी के असर दरमियान और का मगरिब टाइम के दरमियान का टाइम था और असर तकरीबन गुजर चुकी थी। अब मेरा SHO भी बेचारा परेशान हो गया। अब चूँकि मैं कराची में रहा था तो हम इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी थी, तो हम लोगों ने काफ़ी सीख लिया था। उसके अलावा मैंने एंटी टेररिस्ट कोर्स भी किया हुआ था आर्मी के साथ, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वो था, ये फायरिंग शायरिंग का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ जो पुलिस वाले तो बेचारे घबरा गए। मैंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, एक एक राउंड फायर करो, क्योंकि हमारे पास असला नहीं है और हमारे पास पीछे कमक नहीं आएगी। यहाँ जंगल में कमक नहीं आती बिल्कुल भी, कोई पीछे से नहीं आती। जैसे यहाँ कराची में मोबाइलें आ जाती हैं, कोई नहीं आता। हमने ही मुकाबला करना है, हमने ही इनको फेस करना है। तो हमने एक एक राउंड फाइट किया। इत्तेफाक से हम जाते हुए एक बंदा हमें मिल गया था, हमने कहा हमारे साथ चलो ज़रा रास्ता बताओ, तो वो हमारे साथ था। अब बिल्कुल मगरिब थी। अच्छा, उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि हमने कहा अब हम मारे जाएंगे, बहुत मुश्किल में फंस गए। लेकिन मैं हौसला देता रहा, खुद महसूस करता रहा कि बहुत मुश्किल टाइम है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने बड़ी शदीद फायरिंग की और वो उसके बाद आस्ते आस्ते निकल गए, क्योंकि उनको भी एहसास था रात हो रही है, पीछे पुलिस तो है। तो जैसे वो जैसे भी blind थे कि पुलिस के पास कितना असला है, कितनी हाँ, नफरी उनको है। पता ही नहीं था। तो उनको भी, चोर को भी, डाकू को भी अपनी जान का खौफ तो होता है ना। बिल्कुल। तो गोली तो लगती है, डाकू को भी लगती है, पुलिस वाले को भी लगती है। बिल्कुल। तो बहरहाल वो वहाँ से निकल गए
और उसके बाद उस बंदे के साथ जो आए साथ हमारे साथ था, हमने उसके रास्ता पूछा कि किस तरफ निकलना, तो वो हमें लेकर जंगल से निकला, तो आगे अंधेरा शुरू हो गया था। फिर वहाँ पे हमारी पुलिस जो उस वक्त दूसरी तरफ घूम रही थी वो आ गई, फिर हम सब फिर उस सिलसिले में हम कोई 3 दिन तक दिन रात जंगलों में रहे। ये एक वाक़या। फिर दूसरा वाक़या ही टंडे जाम में तो हुआ, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर मेरे साथ रात को मेरे को कहने लगा कि सर वो आप कराची में बड़े मुकाबले करते रहते हैं, बड़ी लड़ाइयाँ करते हैं, आज हम आपको इधर जंगलों में मुकाबला दिखाएंगे। मैंने कहा चलो यार। गया मैं, रात को 3 बजे का टाइम था, हम गए। उन्होंने एक बंदा अगवा करके रखा हुआ था। जब हम गए तो मेरे साथ था वो, हम चल रहे थे, अचानक फायरिंग शुरू हुई, उसको गोली लगी, वो मर गया, शहीद हो गया उधर ही। उसके बाद हम सारी पुलिस, जब वहाँ गोली चलती है तो सारी पुलिस ज़मीन पे लट जाती है, क्योंकि वहाँ और तो कोई सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है, ज़मीन ही है। बहरहाल मैं उठा, मैं जाके उस फायरिंग के दौरान मैंने उस सब इंस्पेक्टर को देखा, मैंने कहा वो तो आखिरी सांस ले रहा था। तो ये भी एक था। इस तरह के कई वाक़यात हैं जिसमें आप नहीं मारे गए तो इसका मतलब है आपकी मौत नहीं आई, वरना बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे वाक़यात नहीं थे कि कोई, अल्लाह का शुक्र है हर साबित कदम रहे। शुक्र। लेकिन ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई केस, ऐसा कोई बदमाश या कोई ऐसी फिगर जो आपने जब आपने पकड़ा तो आपको लगा कि यार कोई बड़ा काम कर लिया? हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर था CIA में। एक शाह फैसल का शब्बीरा था, बड़ा मशहूर था, आपने नाम सुना होगा। जी कुछ मेमोरी में है ना, उस बाद में वो मर गया, मार दिया गया जी। तो उस ज़माने में वो एक दहशत का निशान बना हुआ था, ख़ास तौर पे शाह फैसल कॉलोनी इधर उधर, और बल्कि लाहौर में फिल्म स्टूडियोज़ में भी उसका बड़ा वो था। अच्छा। हाँ, डरते थे लोग उससे। तो उसकी इत्ला मिली कि एक बंदे के घर पे आता है, वहाँ से बत्ता लेके जाता है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ मेरी पुलिस इंस्पेक्टर। कहाँ पोस्टिंग है उस वक्त आपकी? शाह फैसल CIA में। अच्छा, CIA में। ये आया था इस तरफ को, शहर की तरफ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने बाहर अपने पुलिस वालों को, तुम रहो, कि उसको पता लग गया कि हम पुलिस हैं। मैं अंदर जाके चेक करता हूँ कि आया कि नहीं आया। सही। बताया ये गया था कि इतने बजे आएगा। अब जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वो मैंने अपना पिस्टल भी बाहर रख दिया कि उसको ये ना पता लगे कि पुलिस है, अगर अंदर हो तो इत्तेफाक बहुत सामने ही आ गया। अच्छा, आप पहचानते थे उसको? हाँ, मैं पहचानता। मैं मतलब इतना पहचानता था उसको, डिस्क्रिप्शन की इस तरह की डिस्क्रिप्शन। ठीक है। उन बंदों के साथ वो बाहर निकल रहा है और मैं, अब ये फैसले का टाइम था, दरवाजे पे ही है? हाँ, बस दरवाजे, वो अंदर से बाहर निकला और लान जो होता है उसको, ठीक है। मैं लान के अंदर घुसा। अब या तो मैं पीछे भागूं, वहाँ से असला लाऊं, बस मैंने उसी वक्त फैसला किया, मैंने उसके ऊपर छलांग लगा दी। आपने वहीं से हाँ, छलांग जंप ली मैंने। फिल्मी सीन हाँ, पूरा। उसके ऊपर जंप लगा के मैंने उसको काबू कर लिया, और यहाँ इसके पिस्टल लगा हुआ था, मैंने निकाल लिया। बाहर गाड़ी में उसकी स्टैंड गन थी, उस ज़माने में क्लाशनकोफ नहीं थी, स्टैंड गन का रवाज था, तो वो पकड़ के लाए। वो ये समझो अनाम था, मैंने उसको पकड़ा था। ऐसे कई वाक़यात बेशुमार हैं। क्या बात है। अच्छा, क्योंकि अगर हम आपका, क्योंकि लियारी के अंदर भी आपने काफ़ी काम किया। लियारी में बिल्कुल आखिरी, जैसे पुराने ज़मानों में फिल्में आती थी, सुधीर की आखिरी लड़ाई होती थी, वो आखिरी लड़ाई मेरी। पुरानी फिल्मों में तो लड़ाई आखिर में ही होती थी, बड़ी लड़ाई, आखिरी लड़ाई वो फतह हासिल करता था, अल्लाह ने फतह दी। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ये जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई और सारी चीज़ें, तो ऐसे आप क्या मामलात आपने देखे और क्या ऐसी चीज़ें समझते हैं कि वहाँ पे बच्चा भी अगर उस दौर के अंदर अगर देखा जाए तो वो मतलब गलत एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्विस था? और मतलब कब आपने मुकम्मल खात्मा किया उस गैंगवार का, ये बताऊं, वो और उसके बाद फिर क्या अप्रिसिएशन है? मासूम लोग थे, तालीम की कमी थी, बदमाश। अच्छा, जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ना, 3 कोने हैं उसके, एक कोने पे पुलिस है, एक पे बदमाश है और एक पे अवाम है। सही। तो अवाम जो है वो जब देखी कि कौन ताकतवर है, पुलिस ताकतवर है, कानून नाफिज करने वाले ताकतवर है, उनसे उनके पास जाएगी। हाँ, उनसे मदद मांगेगी, अपना मदद मांगेगी। और अगर बदमाश ताकतवर है तो उनके पास जाएगी। और ऐसा वक्त गुजरा है। जी हाँ, ये ऐसा वक्त कराची में आपने देखा है, आपने भी देखा है, और लियारी में तो ऐसा था कि अगर परसेंटेज जैसे आती है ना टीमों की, इतने 90% है, तो उस वक्त 90% उनके हक में थी, 5% 10% पुलिस के हक में थी। पुलिसिंग थी नहीं लियारी में। हाँ बिल्कुल। थाने के गेट पे आके लोग गालियां दे के जाते थे। बिल्कुल। मैंने आपको बताया बिल्कुल, जैसे ये आपका ये रोड है, इसको डबल कर लो, उस तरफ मूसा लाइन है, पुलिस क्वार्टर है, उस तरफ मूसा लाइन। वहाँ पुलिस वाला सौदा लेने नहीं जा सकता था।
वहाँ उनकी औरतें जाती हैं दूध सौदा लेने, ये वाला आलम था। फिर वहाँ पे पेट्रोल खुलेआम बिक रहा था, चर्च खुलेआम बिक रही थी, जुआ खुलेआम हो रहा था, शराब खुलेआम बिक रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था। पुलिस वाले नहीं जाके रोक सकते थे। बख्तरबंद में जाते थे पुलिस वाले वहाँ पे, और बख्तरबंद में ही वापस आते थे। सही। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमने इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ से शुरू की तोड़ना, पेट्रोल बंद करना शुरू किया, उस पर रेजिस्टेंस होना शुरू हुई, फिर हमारी फायरिंग हुई, फिर ऊपर से वो अवान बम गिरते थे, ये फिर आस्ते 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 सबसे पहले जो काम होता है पुलिस का या किसी जगह पे, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट तोड़ना। सही। पैसे नहीं आने चाहिए उनके पास। आज भी कहीं भी ऑपरेशन हो, उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट तोड़ो, तो उसके बाद आप ओवरकम करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं तोड़ेंगे तो कितना टाइम लगा? हाँ, मुझे शाहनवाज भाई, मैं मतलब ये बहुत ही अहम गुफ्तगू आपने की है। इसका अलग से क्लिप हम वायरल करने की कोशिश करेंगे। पहला 6 महीने जो था वो मुश्किल था, पहले 3 महीने तो बहुत ही मुश्किल थे। सही जी। फिर 6 महीने में आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ना शुरू हुए। फिर आस्ते आस्ते ये एक दफ़ा क्या हुआ, ACLC वो कौन से CPLC वाले आ गए, अभी मुझे गए हो के हफ्ता 10 दिन हुए थे, 15 दिन हो गए। तो उन्होंने कहा जी वो पहले तो मेरे, जब मैंने एक्शन शुरू किया तो मेरे SHOs और DSP आए और भी, उन्होंने कहा सर एक गैंग के साथ हम हाथ मिलाएंगे तो तब हम दूसरे गैंग। अच्छा, ये अब फिल्मी ट्रैक बन रहा है। हाँ। फिल्मी ट्रैक वो चाह रहे हैं कि मुझे एक गैंग के साथ में सपोर्ट दोस्ती कर लूं, उसके और थ्रू दूसरे गैंग को हम जो है वो खत्म मारेंगे करें, फिर हाँ। उनके उससे मिलके। तो मेरा ये जवाब था, मैंने कहा यार बात सुनो, ये दोनों गैंग के जो सरबराह हैं ना, ये दोनों मेरे लिए एक जेब कुतरे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। जिंदाबाद। बस। वाह वाह। वो मेरे SHO सारे भी वो सुनेंगे भी, ज़रूर देखेंगे भी। तो मैंने कहा यार मैं तो दोनों के खिलाफ लड़ूंगा, दोनों गैंगों के खिलाफ लड़ूँ, चाहे कुछ भी। आपको लड़ना है लड़े, नहीं लड़ना है आप जाए, ट्रांसफर करवाएं। ट्रांसफर छुड़ी कर। तो CPLC का वो एक दिन आ गया रात को कि वो बंदा एक जगह अखवा है, सारे पुलिस वाले कह रहे हैं सर इस वक्त रात को 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, आप जा रहे हैं, हम सारे मारे जा रहे हैं। यार मैंने कहा चलो यार, मारे जाएंगे तो शहीद होंगे ना, और क्या होगा, आखिर हमारी जहाँ तक जिंदगी चलेगी यही है, चॉइस की पे है। उसमें सारे नहीं थे, चंद एक जो होते हैं जो थोड़ा सा आपको डराते हैं, जो उनके साथ मिले होते हैं। बहरहाल हम वहाँ गए, बंदा नहीं मिला, लेकिन हम गए। ठीक है। वहाँ से मेरी पुलिस को हौसला बढ़ा, पता लगने लगा। अच्छा, फिर मैंने आस्ते आस्ते वो बख्तरबंद छोड़ी। मैंने कहा ये बख्तरबंद में जाना जो है ना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं कमांडर हूँ। तो फिर मैंने बख्तरबंद छोड़ी और आम गाड़ी पे अपनी जीप पे आया, उनसे आगे चलता था, मेरे पीछे चलना शुरू हुए। आखिर में कुछ अरसे बाद पुलिस वालों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें शाहनवाज साहब ने गैंगवार से पुलिस वाला बना दिया। अब मेरे SHOs, मैं जैसे ही वाक़या होता था फायरिंग का, या कहीं बम पड़ रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कुछ भी होता है, शदीद किस्म की फायरिंग होती थी, मतलब ये आम सी फायरिंग नहीं थी या आम से बम होता, तो मैं पहले पहुंच जाता था। अब मेरे SHOs जो थे मजबूरन आते, बाद में SHO ने कहना शुरू कर दिया सर वाकई आपने हमें सिखा दिया सही तरीके से। मैंने देखो यार बात ये है, जिस चीज़ में हम आए हैं उस चीज़ में अब ज़िंदगी मौत को क्या देखना है, या तो घर जाके बैठ जाओ, बैंक में नौकरी कर लो सुबह 9 से 5 तक। तो ये मेरा पुलिस वालों को पैगाम भी है कि जहाँ भी जाओ ये नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं, डरो नहीं, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, अल्लाह ताला आपकी मदद कर। जिंदाबाद। और फिर देखें वहाँ की जो आवाम होती है, जो भी इलाका है, वो दिली तौर पे आपसे मोहब्बत करती है, आप डरे नहीं। वो आवाम आपको जब 4 कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो वो आवाम के फ़ोन मैसेज आना शुरू हो गए मुझे कि सर फलानी जगह डाकू बैठे। क्यों, पहले तो उनको एतबार आना चाहिए आप पे कि आप डाकुओं की, चोरों के साथ, दहशतगर्दों के साथ मिले हुए नहीं हैं। सही। जनरल पब्लिक को एतबार। तो मैं ज़्यादातर मुखबरों को मैं अपने पास नहीं रखता था, मेरी आवाम ही मुखबर होती थी। सही। हर तरफ से मैसेज आते थे, उन्हीं का एतमाद आपने फ़ोन आते थे। आवाम का एतमाद जीत लिया आपने इलाका कवर कर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा भाई आपने भी इसी तरह की लाइफ गुजारी है ऑलमोस्ट, आपने कहा कि हम पीछे जाते थे और समंदरों में भी। हाँ। तो इस कुछ वाकये इस तरह के भी शेयर कीजिए हमारे साथ। और इस बीच के अंदर दुश्वारी क्या आई जो कि आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम है? जैसे आपसे मैंने पहले कहा ना कि ये तो आपकी जो आपकी जॉब है उसकी डिमांड होती है, तो उसको दुश्वारी अब नहीं कह सकते, उसको टैकल करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। तो हमें भी कई दफ़ा डीप सी में
हमारी उनके साथ लड़ाई भी हुई स्मगलरों के साथ, और फिर फायरिंग भी हुई। और बस 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं भी जिस पार्टी में था वहाँ पे जो मेरे जवान थे, कुलीग थे कुछ, वो बल्कि शहीद भी हुए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। और इस तरह से कई दफ़ा हमारी और फिर रोड पे भी हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी। हम जा रहे हैं स्मगलर्स के पीछे या हम उनको पकड़ रहे हैं, तो वो इतने में उनकी और कुमक आ गई, उन्होंने एकदम आके हमला कर दिया, फायरिंग वो कर दी, हमने भी अपने मोर्चे संभाल लिए। तो बस ऐसे ये कई दफ़ा पोस्टिंग हुआ। कहाँ रही आपकी? मेरी पोस्टिंग ज़्यादा मेरी पोस्टिंग रही एयरपोर्ट्स पे। अच्छा जी। और एंटी स्मगलिंग और इसमें एंटी नारकोटिक जो है इसमें कम रही। लेकिन वो लम्हा जो हमने शाहनवाज भाई से पूछा, तो कोई ऐसा आया कि जहां आपने महसूस किया हो कि यार ये लम्हा जो है ना बस हाँ अल्लाह ताला निकाल दे? जी हाँ बिल्कुल। जैसे डीप सी में ये होता है कि आप जब डीप सी में होते हैं तो वो बस जो हाई टाइड्स में वो बस ऊपर आसमान होता है, नीचे सारा पानी होता है, और फिर आपके सामने अगर दुश्मन भी हो उनके साथ अगर वो आपकी फायरिंग हो रही है, और उसमें ये होता है कि बस वो अल्लाह ही होता है कि जो वो हिफाजत करता है। अच्छा, कोई ऐसा आपने टाइम फेस किया, क्योंकि डीप सी में जब आप होते हो तो ऑक्सीजन तो जाहिर ही बात है आप मसनूई ऑक्सीजन वहाँ पे यूज कर रहे होते हो। नहीं, डीप सी से मुराद ये नहीं कि डीप सी हम से मुराद अंदर आप गोद में चली गई क्या? समंदर की तह में नहीं। अंदर नहीं। नहीं मैडम, जैसे- ऐसा नहीं करें आप, जो है वो एक बड़े चैनल की बड़ी होस्ट बनने की जैसे कोशिश ना आगे करें। पानी में आप चले गए, ये जो आगमाड़ा की तरफ चले गए, जी, इस तरफ जी। चले गए, तो मैं वही बात कर रही हूँ। जहाँ आपको किनारा नजर आप मेरा सवाल तार पीड़ों पे चले गए हैं। जहाँ पे वो आपको नहीं किनारा कर रही नजर हूँ। वो नहीं आ रहा हो, नहीं, मैं वही आपसे अर्ज कर रही हूँ वहाँ पे कि- हाई टाइड्स होती हैं, तो वो हाँ, उसमें नहीं, वो sometime आपकी लांच ऐसा आपकी हुआ डोलती हो, है। sometime अगर ऐसा हुआ हो कि जैसे कि कोई भी आपके अगेंस्ट जो भी वहाँ पर है और वो अंडर वाटर मतलब चला जाए। अंडर वाटर नहीं जा सकता ना यार मेरे लिए तो वो अंडर वाटर ही है ना, कि भाई वो जो भी आपका दुश्मन है वो उसने जंप कर लिया और उसको मतलब पकड़ना फिर किस तरीके से होता था? नहीं, जब तो नहीं की किसी ने, समंदर पे तो कोई भी नहीं कूदा, लेकिन ये कि कभी वो कभी भाग भी जाते थे, हाँ। और लेकिन अक्सर हम उनको पकड़ भी लेते थे। तो ऐसे हुआ, और फिर दूब दूब उनके साथ हमारी लड़ाई भी होती थी। मैडम तो कभी इसमें अल्लाह ऐसा ने हुआ कि जिंदगी- आपने महसूस किया हो कि कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है? मतलब आप गुलकारा हैं, आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं कि मतलब महसूस हुआ कि कहीं नहीं फिर मुश्किल हो? खतरे तो हमने भी लिए खास तौर पे पॉलिटिक्स का हवाला है ना। हाँ जी जी, पॉलिटिक्स में खतरे तो हमने भी लिए। नुमाइश पे ही हुआ था ये लास्ट ईयर, जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मतलब जब भी सियासी कारकुन एहतजाज के लिए निकलते हैं तो मैंने कहा ऐसा तो किसी ने नहीं आपको नोटिस किया कि यार जब हमला होगा तो मैं मैडम को पकड़ूंगा? तो हम उससे पहले ही अपने आप को सेफ साइड कर लेते थे। जब हमें पता है कि अब ख़तरा है, हमने अपनी आवाज़ पहुंचा दी, हमने अपने रिकॉर्ड करवा दिए, एहतजाज जो भी था हमने अपनी बात तो आवाम तक पहुंचा दिए। अब हमारा यहाँ, अब हमें ख़तरा है कि यहाँ अब किसी वक्त भी हम पे हो सकता है, गिरफ्तारियां भी हो सकती है, तो हम अपने आप को पहले ही सेफ साइड कर लेते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा वाकया गुजरा जिसमें आपने हैंड टू पकड़ी गई हूँ? हैंड फाइट की हो? अच्छा हाँ, नहीं ऐसा भी तो ऐसा भी हुआ है। हाँ, किया फाइट भी की हमने। जब हमने जो ये नुमाइश पे ही मैं बता रही हूँ लास्ट टाइम, तो अब रैली तो आ रही थी, हमारी क़यादत थी, वो भी चली गई कि बैक कर लो, ऑर्डर आ गया है क्योंकि यहाँ अब रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि डंडे भी चलेंगे और वो भी। तो हमने कहा क्यों बैक कर लें, तो कुछ ख़वातीन थी जो हम रुक गई वहीं पर ही, नुमाइश पर ही। अच्छा, उस वक्त लेडीज़ पुलिस नहीं थी, तो मैंने ये तो जज कर लिया था कि लेडीज़ पुलिस नहीं है अभी, तो हम अपने फ़ाइट कर सकते हैं। लेडीज़ पुलिस होती तो हमारे लिए भी एक मसला होता, ज़बरदस्ती बिठाती हैं वो। तो उस वक्त जो है वो जो लड़के बेचारे, एक वो झंडा हाथ में और वो सियासी का, तो उसके बाद उनको भी पकड़ है, उसको भी पकड़ है। तो उस वक्त पुलिस वालों से मैंने फ़ाइट किया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा हम अपनी जगह पे खड़े हैं, हम अपने शहर में हैं, अपने पाकिस्तान में खड़े हैं, और जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा हम अपनी आवाज़ तो मैंने कहा पहुँचाएँगे और हक़ और सच की बात करेंगे। तो मैंने कहा दफ़ा 144 अभी लग जाती है फ़ौरन, दूसरी पार्टियों के लिए क्यों नहीं लगती है? तो पुलिस वाले से भी मेरी जो काफ़ी वो हुई है, और हम लोगों ने उसको, वो जो खींच रहे थे, मैं उसको पकड़ रही हूँ, उसकी तस्वीरें भी आई हैं, सब कुछ हुआ, तो बाद में मुझ तक अच्छा, पहुंची क्योंकि है। पुलिस वालों की फाइट से के हवाले से मैं एक सवाल इनसे करना चाहूँगी
कि उन पुलिस वालों के लिए आप क्या कहेंगे जो कि काली भेड़ें होती हैं बीच में छुपी हुई? देखें ये जो काली- परसेप्शन मैं है समझ गया। उसके हवाले से क्या कहना मैं चाहेंगे? समझ गया। काली भेड़ें तो देखें, बात ये है सिर्फ पुलिस में नहीं, हर हर जगह होती जगह है, पे होती हर है, हर महकमे जगह में, पे हर होती है। जगह है। लेकिन वो तादाद में कम होते हैं, नजर ज्यादा आते हैं। बिल्कुल। तादाद में कम, प्रोपेगेंडा उनका ज्यादा किया जाता क्योंकि आपको काला रंग बहुत नजर आएगा, सफेद रंग पे अगर कोई चीज लगा दो तो साफ नजर आएगा कि यार ये काली चीज, और काले रंग पे कोई चीज लगा दो तो नजर नहीं आएगी। तो इस तरह से ये तादाद में होते कम है, नजर ज्यादा आते हैं, शो ज्यादा होती है। जैसे कोई एक वाकया हो गया, जैसे मौलाना है, मौलवी साहिबान है, कभी कभी मदरसों में हो जाता है ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर शोर बहुत होता है। शोर बहुत होता हाँ, है। बिल्कुल। वो एक खास मैं जैसे पुलिस की बात हाँ, करता वो हूं। एक खास एलिमेंट है जो फौरन जो है वो Action होता है। एक्शन में आ जाता अब है। पुलिस की बात करता हूँ। पुलिस वाले का, जनरल पुलिस वाले का किससे ताल्लुक है? ठेले वाले से, आम लोगों से, छोटे आम शहरियों से, जी। मोटरसाइकिल वालों से। अच्छा, आपने अच्छा खुद ने किसी पे एक्शन लिया? सुने, जैसे ये होता है तो वो शोर बहुत होता है। अब मिसाल के तौर पे कस्टम वाले हैं, वो बंदा बाहर से आया, कस्टम में आया, कोई शोर शराब नहीं, क्योंकि वो कहते वो जान छुड़ाओ यार, 2-4 मामले को क्लियर करो। जो काली भेड़ें हैं वो क्लियर कर देती हैं, लेकिन हमारे पास शोर ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने आखिरी किसी सवाल, ऐसे को आखिरी किया? सवाल ले लें आप, उसके बाद वक्त खत्म हो रहा है। आप अच्छा सवाल पूछ रही हैं, पूछें पूछें। जी मैं यही बोल मतलब आपने किसी पे एक्शन लिया करप्शन के जी, हवाले से? करप्शन पे मैंने कभी पुलिस वालों को नहीं छोड़ा। अगर पुलिस वाले ने कोई करप्शन किए, मेरे सिपाही ने, मैंने उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया, जेल भेजा और नौकरी से डिसमिस किया। ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं अब पुलिस वालों को फिर अपने महकमे को कहता हूँ, सब SHOs को, DSP को, तुम किसी मुलजिम को छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाले को न छोड़ना, क्योंकि पुलिस वाले को छोड़ा तो और ज़्यादा गंद बनेगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, वो मुआशरे के लिए बड़ा खतरनाक काम है। जी बिल्कुल। शाहनवाज भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने सारे मामलात को देखा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। मैं मंसूर साहिर इजाज़त चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही मिक्स टॉपिक चला, क्योंकि टाइम हमारा पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीदों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल